अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो लास्ट में चैप्टर 2 हमने ख़त्म कर लिया था और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अब उसमें मेजॉरिटी ने कहा था कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी चाहिए, तो आज हम वहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हमारे पास जो एंट्री टेस्ट में सवालात आते हैं ना, उसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि ना ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, ये कुछ भी पूछ लेते हैं उससे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट इस तरह हुआ था कि ये जो लफ्ज़ है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत टाइम से है। ठीक है, केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, उनके ना दो हमारे पास ओरिजिन्स हुआ करते थे पहले। ठीक है, ऑर्गेनिक होता था हमारे पास और हमारे पास होता था इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो माने जाते थे जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, और इनऑर्गेनिक वो थे जो आपको मिल सकते हैं नॉन लिविंग से। ठीक है, अब लिविंग से कैसे मिलते हैं उसके लिए हमें ये थ्योरी थी हमारे पास, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी, वीएफटी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि अगर आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना एक खास चीज़ पाई जाती है, इसको कहते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना आपके पास ऐसे सब्सटेंस पैदा होते हैं जो नॉन लिविंग में नहीं हो सकते, और उस सब्सटेंस को कहा जाता था ऑर्गेनिक। और ये कहते इसलिए थे क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, 1828 में हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, उसका नाम था हमारे पास फ्राइडरिच वॉलर। ठीक है, इस बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने, इस केमिस्ट ने डिस्कवर किया था एक तरीका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का। इसने हमारे पास, इसने लैब में एक कंपाउंड बनाया था, वो था यूरिया। ठीक है, इसके, ये पहला इंसान था जिसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक लैब में बनाया था। इससे पहले लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते थे कि वो इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकते, और इसकी रिसर्च को लोगों ने बहुत कंडेम भी किया था, इसको मना भी किया गया था कि तुम इस पर रिसर्च ना करो, क्योंकि इसकी कोई कोई स्कोप नहीं था इसकी रिसर्च का। ठीक है, लेकिन ये अपनी रिसर्च पे लगा रहा था और इसने लैब में यूरिया बनाया था। वो इसने बनाया इस तरीके से था कि उसने एमोनियम साइनेट, एमोनियम साइनेट जो है ना, वो हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसमें हमारे पास एक तो ये है, ये हमारे पास साइनेट ग्रुप है, और ये जो है वो अमोनियम आइन है। ठीक है, अमोनियम साइनेट। इसको फ्रेडरिच ने हीट किया था पानी में। ठीक है, उसने इसको पानी में डिजोल्व करके हीट किया था। उसमें रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट हमारे पास आ गया ये कंपाउंड। ये है यूरिया, ये है हमारे पास एमोनियम साइनेट, एमोनियम साइनेट, और ये है हमारे पास यूरिया। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको।
ठीक है। ये था सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक लैब में बनाया गया था। ठीक है, 1828 में बनाया था हमें जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वॉलर ने। ठीक है, यूरिया। अब इसके बाद ना हमारे पास कई करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए गए थे डिस्कवरी के बाद। क्योंकि भाई लोगों को समझ में आ गया था कि पॉसिबल है, तो उन्होंने मज़ीद रिसर्च के ऊपर हमारे पास आज इतना एडवांस और हो गया कि हमारे पास हर किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये है CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, मीथेन को लैब में बनाया जा सकता है। मीथेन को लैब में बनाने का तरीका क्या है कि आपके पास हो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और इसमें आप ऐड कर दें 3 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल और हाइड्रोजन गैस 3 मोल्स। और इसको ना आप एक कैटलिस्ट ऐड करें निकल, Ni निकल, और फिर आप इसको हीट कर दें। तो रिज़ल्ट क्या होगा आपके पास आ जाएगा मीथेन और आपके पास आ जाएगा वाटर। इस तरह से आप मीथेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम मज़ीद डिटेल्स को आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो लैब में बनाने से पहले लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ढूंढा करते थे डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, आज भी ऐसा ही होता है। आज भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाए जाते। जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज़ करते हैं ना वो आपस डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो नेचुरल गैस यूज़ होती है हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह बनाई नहीं जाती, वो हमारे पास ज़मीन से निकाली जाती है, ज़मीन से ऑप्टिंग की जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो बेनतहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना उनको ढूंढने के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये जो बात है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लेते हैं इसमें। वाइटर फोर्स थ्योरी जो है ना वो 1828 के बाद गलत प्रूव हो गई थी। ठीक है, क्योंकि वाइटर फोर्स थ्योरी क्या कहती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्योंकि उनके पास वाइटर फोर्स होती है। लेकिन जब एक लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है तो उसका मतलब है कि वाइटर फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। वो गलत प्रूव हो गया। तो उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो है ना चेंज हो गई थी। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना, मॉडर्न डेफिनेशन वो ये है कि वो होती है हमारे पास स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग कार्बन। जिन कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व होता है ना उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और इस कंपाउंड की इन कंपाउंड्स की स्टडी को इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बन के सारे कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक है, इसमें ना कार्बन के कुछ कंपाउंड्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार नहीं करते। और उसकी वजह ये है कि उनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ उनकी जो नेचर है ना वो मैच नहीं करती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टैंडर्ड से। ठीक है, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना जब बॉन्डिंग होती है ना वो इन दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो आपके पास कार्बोनेट्स है ना, कार्बोनेट्स जो कार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं ना आपके पास, या फिर जो आपके पास बाई कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार नहीं होते। इनमें कार्बन तो होता है
लेकिन इसमें ना आपके पास कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो ऐसे जैसे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होता है आपके पास कार्बोनेट ग्रुप, ठीक है, और ये होता है आपके पास बाइकार्बोनेट ग्रुप, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से ना ये हमारे पास शुमार होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार होते हैं ये, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास है साइनाइड, जैसे अमोनियम साइनाइड डिस्कस किया था हमने, ठीक है। ये ना अमोनियम साइनाइड, ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास और भी शुमार होते हैं जैसे कि कार्बाइड्स, ठीक है। कार्बाइड्स उसमें कार्बन अकेला होता है हमारे पास दूसरे एटम्स के साथ, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर ये है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। इस तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2, ठीक है। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, CO, कार्बन सल्फाइड है आपके पास, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है उन कंपाउंड्स की, उन कंपाउंड टाइप्स की जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते, ये सारे, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग सोर्सेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सोर्सेज, ठीक है। सोर्सेज किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना आपके पास मेनली होती है 4 सोर्सेज, ठीक है, जिसमें आपके पास एक तो शुमार है आपके पास कोल, ठीक है। कोल के अलावा आपके पास होता है पेट्रोलियम, और होता है आपके पास नेचुरल गैस। इसके अलावा जो लास्ट सोर्स है आपके पास और ये सबसे अबंडेंट सोर्स है आपके पास, इसमें ज़्यादा वैरायटी होती है, वो होते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोल जो है ना वो फॉर्म तब होता है जब आपके पास ना प्लांट्स जो है ना, अगर आपके पास नेचुरल प्लांट्स मर जाए ना तो फिर वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, और जब वो ज़मीन में दफन हो जाए ना और कई 100 मिलियन सालों तक ना उन पर प्रेशर पड़ता रहे, ठीक है, प्रेशर और उसके साथ साथ हीट, यानी बहुत हाई टेम्परेचर, ये दो चीज़ें जब आपके पास प्लांट्स में पड़ रही होंगी ना तो क्या होगा, आपके पास कोल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ना कई 100 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि कई करोड़ों साल, ठीक है, कई 100 मिलियन ईयर्स लगते हैं कोल को फॉर्म होने में। आपके पास अगर प्लांट मर जाए ना, अगर ऐसा कोई प्लांट है आपके पास और वो मर जाए, ठीक है, तो वो ना आपके पास ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है। अब ज़मीन अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए ना तो वो प्लांट ज़मीन में दफन हो जाएगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, ठीक है। अब इस प्लांट पे ना आपके पास ज़मीन में दफन होता है ना तो क्या होगा, इसके ऊपर ना प्रेशर इंटेंस पड़ रहा होगा, इस पर इंटेंस प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो ज़मीन है ना उसकी जो नेचुरल हीट है ना वो इसमें जा रही होगी, तो इंटेंस प्रेशर पड़ रहा है इस पर, और ये प्रेशर इसके पड़ रहा होगा हर डायरेक्शन से, ठीक है, हर डायरेक्शन से इंटेंस प्रेशर पड़ रहा होगा इसके ऊपर, और इसी के साथ साथ ना इसमें ना ढेर सारी हीट भी आ रही होगी। तो ये इंटेंस हीट और इंटेंस प्रेशर की वजह से ना ये प्लांट जो है ना वो ज़मीन के अंदर बिल्कुल दब जाता है, ये ज़मीन के अंदर बिल्कुल दब जाता है, और दब जाने के बाद ना ये सारा जो प्रेशर से पड़ रहा है ना ये इसके ना इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल रिफॉर्म कर लेता है, और जब कई मिलियन सालों तक ये चीज़ होती रहती है ना तो आपके पास ये प्लांट कन्वर्ट हो जाता है कोल में,
ठीक है। तो जितना भी कुछ कोल में पाया जाता है ना, वो सब जो है ना वो कई मिलियन साल पुराना प्लांट मैटर है जो आपके पास इंटेंस प्रेशर और हीट से गुजर के आपके पास आया है। ठीक है। अब कोल जो हमारे पास नेचुरली पाया जाता है ना, वो आपके पास एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता, उसमें से ना आपको चीज़ों को अलग अलग करना होता है। ठीक है। कोल की ना हमारे पास 4 मेन टाइप्स है। एक मेन टाइप जो है ना आपके पास है पीट। ठीक है। इसमें आपके पास 45 से 60% कार्बन होता है। ठीक है। पीट जो है ना वो कोल का बिल्कुल अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज का मतलब ये कि वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, ये पूरा प्रोसेस से गुजरा नहीं है, उसका अर्ली स्टेज होता है ये पीट का। ठीक है। और ये स्टेज जो है ना वो मेनली डिकम्पोजिशन की वजह से होता है, क्योंकि पौधे जब ट्री पे दफन होते हैं तो फिर फॉसिल बन जाते हैं, और इस फॉसिल की डिकम्पोजिशन और बहुत ही कम हीट जो है ना वो ये प्रोवाइड कर सकता है। डिकम्पोजिशन की वजह से पीट फॉर्म होता है, और इसका जो हीट कंटेंट है, जो हीट जनरेशन है इसकी, वो बहुत कम होती है। ठीक है। और ये ना उतना एफिशिएंट नहीं होता, ये अगर इसको इस्तेमाल किया जाए ना तो ये फायरवुड की रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई खास काम नहीं है इसका। ठीक है। तो ये काफ़ी ख़राब क्वालिटी का कोल है। फिर आपके पास नेक्स्ट टाइप है आपके पास लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ना आपके पास 60 to 70% कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट का मतलब है कि इसका कितना हिस्सा जो है ना वाकई में कार्बन है। ठीक है। ज़्यादा कार्बन कंटेंट को ज़्यादा बेहतर कोल है। ठीक है। ये जो है ना आपके पास ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये हार्ड पत्थर नहीं होता, सॉफ्ट होता है बहुत। ठीक है। और इसको ना हम इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है। फिर आपके पास शुमार होता है बिटुमिनस। ये भी कोल की टाइप है आपके पास, इसमें आपके पास 70 to 85% कार्बन कंटेंट है। ठीक है। और ये जो है ना वो आपके पास ब्लैक कलर का होता है, ये भी सॉफ्ट होता है। इसका कार्बन कंटेंट आप देख सकते हैं इन दोनों से हाई है। ठीक है। यानी कि ये काफ़ी बेहतर होता है, और बेहतर होने की वजह से ना इसको हम यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स पे, लिग्नाइट की तरह ये पावर प्लांट में यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी बेहतर है, और इसी के साथ ना बिटुमिनस को हम यूज़ करते हैं स्टील बनाने में, क्योंकि स्टील जो है ना वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। ठीक है। तो स्टील बनाने में हम यूज़ करते हैं बिटुमिनस को। उसके बाद आपके पास एक टाइप है कोल की। ठीक है। एंथ्रासाइट। इसमें आपके पास 90 to 95% कार्बन कंटेंट है। ठीक है। ये आपके पास देखो डार्क ब्लैक कलर का होता है, और ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है बाकियों की तरह, ये होता है हार्ड, ये बाकी में पत्थर की तरह सॉलिड होता है आपके पास। ठीक है। और इन सब में ना सबसे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इसका है। ठीक है। ये इतना अच्छा होता है हमारे पास कि ये हमारे पास फर्नेसेस में यूज़ होता है, जो इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जी में, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। ये सारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो हीट कंटेंट है ना वो बहुत कम है। इसका अच्छा है, ये बेस्ट टाइप है कोल की, तो ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब इन चारों में से ना हर टाइप के बारे में ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी याद रखें। ठीक है। जो आपका ना बेनिफिट हो सकता है आपका टेस्ट के हवाले से। ठीक है। कार्बन कंटेंट जो है ना वो याद रखें, पीट का मिनिमम होता है, एंथ्रासाइट का मैक्सिमम है हमारे पास। इसके अलावा आपके पास ना कई और टाइप्स भी होती है कोल की, लेकिन हम इस कोर्स में जैसे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। पीट के बारे में बात कर ले तो पीट आपके पास अर्ली फॉर्मेशन होती है, और डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल से फॉर्म होता है। ठीक है। इसका हीट कंटेंट बहुत कम होता है, और इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हीट कंटेंट कम होने की वजह से, तो इसको ना हम बस एक फायरवुड के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का सॉफ्ट कोल होता है लिग्नाइट, और इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पावर प्लांट्स में। बिटुमिनस ब्लैक कलर का होता है, ये भी सॉफ्ट होता है। ठीक है। इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और स्टील बनाने में। एंथ्रासाइट हमारे पास डार्क ब्लैक होता है, हार्ड होता है। ठीक है।
और इसको यूज़ किया जाता है फर्नेस में, मेटलर्जी में। इसको पावर स्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे पॉइंट थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको याद कर लेना तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि टेस्ट में ना आपसे कोई ना कोई एक सवाल पूछ सकते हैं इससे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोल की बात तो हो गई है, अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ना वो आपके पास एक डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर जो है ना वो आपको होता है कार्बन की वजह से, और इसी वजह से ना आप नोटिस किया होगा कि जो एंथ्रेसाइट है ना वो डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, बिटुमिनस ब्लैक होता है और लिग्नाइट जाके बस ब्राउन ब्लैक होता है, क्योंकि जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा डार्क कलर आएगा। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, अब पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं फिर से। ये आपके पास एक लिक्विड है। ठीक है, और और ये लिक्विड जो है ना आपके पास, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें ना आपके पास काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप शुमार होती है। इसमें आपके पास अल्केन्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास साइक्लो अल्केन्स भी होते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास ना इसमें आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स है ना, एरोमेटिक कंपाउंड वो भी शुमार होते हैं आपके पास इसमें। और इसके अलावा आपके पास इसमें मज़ीद और डिफरेंट टाइप के भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स इसमें शुमार होते हैं हमारे पास। ठीक है, पेट्रोलियम का जो मेन पर्पस होता है ना हमारे पास, है ना, वो ये है कि इसको ना हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो पेट्रोलियम जो है ना वो हमारे पास बनता है मेरीन एनिमल से। जो अंडर वाटर एनिमल्स है ना, जो कई सौ मिलियन साल पहले ज़मीन में दफन हो गए थे, ये उसकी वजह से होता है। कोल होता है प्लांट की वजह से, और पेट्रोलियम होता है मेरीन एनिमल्स की वजह से। ठीक है, और पेट्रोलियम जो है ना वो हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है, खुद से ये काफ़ी इम्प्योर होता है, बहुत सारी चीज़ें शुमार होती हैं, मिली भी होती है इसमें, तो चीज़ों को अलग करते हैं तब बहुत सारे काम के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। मिसाल के तौर पे गैसोलीन। ठीक है, जो आप गाड़ी में डलवाते हैं ना पेट्रोल, जो पेट्रोल डलवाते हैं उसका असली नाम होता है गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन निकलता है पेट्रोलियम से। इस तरह से आपके पास जो केरोसिन ऑयल यूज़ होता है ना आपके पास डिफरेंट चीज़ों में, वो पेट्रोलियम से निकलता है। आपके पास जो बड़े इंजन वाले व्हीकल्स जैसे आपके पास ट्रक्स हैं और बस वगैरह हैं, उनके लिए डीजल भी इसी से निकलता है, पेट्रोलियम से। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे काम के सब्सटेंस जो है ना वो पेट्रोलियम से ही निकलते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस जो ना वो आपके पास जो मरीन के आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, यानी आपके पास जो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है, मरीन एनिमल्स जो आपके पास है, एनिमल्स नहीं कह सकते उन्हें, जो मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना आपके पास, है ना, उनसे आपके पास बनता है नेचुरल गैस। वो वही सेम प्रोसेस है, जब 100 ईयर्स के प्रेशर में और इंटेंस हीट में ये चीज़ें आती है ना, तो आप इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना पूरी तरह चेंज हो जाता है। जो इनके एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन उनके बॉन्ड्स इस तरह चेंज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर इस तरह चेंज होते हैं ना कि वो बिल्कुल नया सिस्टम बन जाता है। अब देखिए, प्लांट से आपके पास बनता है कोल। ठीक है, और मेरीन एनिमल से बनता है आपके पास पेट्रोलियम, और मरीन माइक्रोवेव से बनता है आपके पास नेचुरल गैस। ठीक है, जो नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं ना आजकल, है ना, वो इनमें से सबसे ज़्यादा समझे कि मिनिमम वेराइटीज़ के पास होती है नेचुरल गैस के पास। ठीक है, क्योंकि ये गैस है तो उसके पास गैसीय सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर ना आपके पास जो अच्छी क्वालिटी की नेचुरल गैस होती है ना आपके पास, है ना, उसमें आपके पास ना हाईएस्ट मेथेन कंटेंट होता है। ठीक है, जो कुछ 85
टू 90% मीथेन कंटेंट पाया जाता है अच्छी नेचुरल गैस में। ठीक है, इसका जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके पास, वो उतना गैसियस हाइड्रोकार्बन या कहने गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना आपके पास जो मेन शुमार होते हैं ना वो ये होते हैं। सबसे पहले आपके पास मीथेन है CH4, ठीक है। फिर आपके पास शुमार हो गया उसमें ईथेन C2H6, ठीक है। आपके पास शुमार हो गया इसमें प्रोपेन, जो आपके पास हो गया C3H8, ठीक है। और हो गया आपके पास इसमें ब्यूटेन, जो कि हो गया आपके पास C4H10, ठीक है। ये होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके पास शुमार होते हैं ऑर्गेनिक उसमें नेचुरल गैस में। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि नेचुरल गैस पाकिस्तान में सुई में पाई जाती है, बलूचिस्तान में, ठीक है। तो वो भी एमसी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। सुई गैस याद रखिएगा, ये पाया जाता है आपके पास बलूचिस्तान में, और ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी सोर्स है नेचुरल गैस की, और ये अच्छी क्वालिटी की होती है, इसका मेथेन कंटेंट अच्छा होता है बहुत, ठीक है। अब नेचुरल गैस जो ना वो आपके पास कोल और पेट्रोल के मुकाबले में ना बेहतर होती है, ठीक है। और उसकी जो मेन वजह है ना वो ये है कि इसकी जो कंबशन होती है ना उसमें आपके पास ना पोल्यूशन कम होती है। पोल्यूशन होती तो लेकिन कम होती है। अगर आप कंपेयर करें ना कि आपका जो चूल्हा है किचन का, जो आपका स्टोव है, उसको आप अगर आप कंपेयर करें एक गाड़ी के इंजन से, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो चीज़ मेन जो चीज़ यहाँ पे पाई जाती है ना स्टोव में, है ना, किचन के चूल्हे में, वो आपके पास होती है मीथेन, ठीक है। और जो मेन चीज़ कार इंजन में पाई जाती है ना वो होता है आपके पास गैसोलीन। अब मुझे कंपेयर करके बताएं ज़्यादा पोल्यूशन कौन करता है? आसान सवाल है, गैसोलीन करता है ज़्यादा पोल्यूशन आपके पास। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पोल्यूशन हवाले से जो सेफेस्ट चीज़ है ना नेचुरल गैस है हमारे पास, ठीक है। तो इसी वजह से ना नेचुरल गैस जो है ना वो इन्वायरमेंट के हवाले से ना काफ़ी काम की होती है, और कोल और पेट्रोलियम के मुकाबले में बेहतर है, ठीक है। लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए नेचुरल गैस जो है ना वो गैस फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि इसके पास ना ये 4 कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जितना लाइट होगा ना, जितना वेट कम होगा उसका, है ना, वो उतना ज़्यादा जो है ना वो हमारे स्पेक्ट्रम में, अगर हम बनाए ना एक चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। अब देखिए जो कंपाउंड लाइट होता है ना वो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। जितना लाइट होगा ना वो उतना गैसियस फेज की तरफ जाएगा। अब ये चार्ज जो है ना वो आपके पास लाइट होते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं, और इसी वजह से ना ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेचुरल गैस को। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चारों के जो वेपर्स होते हैं ना आपके पास, वेपर्स, इन सब के वेपर्स आपके पास शुमार होते हैं नेचुरल गैस में, और गैसियस स्टेट होता है, ठीक है। अगर आप इनको कंप्रेस करके लिक्विफाई कर दें ना तो आपके पास उससे बन जाएगी एक चीज़ जिसको हम कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अगर आप इनको कंप्रेस कर दें ना तो ये हो जाते हैं लिक्विफाई। जब ये लिक्विफाई होते हैं ना तो फिर ये आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसको आप ना टैंक्स वगैरह में गाड़ी में स्टोर कर सकते हैं, वो होती है आपके पास CNG, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। इसमें आपके पास एक और चीज़ भी होती है, आपने सुना होगा उसके बारे में, LPG, ठीक है। ये भी सर आपके पास मिक्सचर होता है इन्हीं बेसिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आप नेक्स्ट कंपाउंड टाइप की बात कर लेते हैं, और एक और बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो सुई नेचुरल गैस है ना यहाँ पर जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो वहाँ पर डिस्कवर होती है 1952 में, ठीक है। ये डेट याद रख लिएगा, ये भी काम आ सकती है आपके, ठीक है। इसी तरीके से ना आपके पास सिंध में भी ना कुछ जगह यहाँ पे पाई जाती है नेचुरल गैस, ठीक है। आपके पास
खैरपुर में पाई जाती है नेचुरल गैस, और आपके पास पाई जाती है घोटकी डिस्ट्रिक्ट में, ये सिंध में जगह है जहाँ पर पाई जाती है नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे जो वैरायटी है ना वो प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात कर लेना तो देखें प्लांट्स में ना ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट से डिराइव होते हैं ना, है ना, वो हमारे पास जिस प्रोसेस से बनते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट है इनसे। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना जो हमारे पास इन चीज़ों की वजह से फॉर्म होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और गैस की वजह से, है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है हमारे पास। वो फॉर्म होते हैं आपके पास इंटेंस प्रेशर की वजह से, प्रेशर और आपके पास इंटेंस टेम्परेचर हो। ठीक है, और आपके पास के अलावा एक और चीज़ हो, टाइम। कितना टाइम? हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपके पास हो ना तो फॉर्म होता है आपके पास कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, डिपेंड करता है क्या चीज़ है। अगर आपके पास प्लांट्स होंगे तो कोल फॉर्म होगा, मरीन एनिमल्स होंगे तो आपके पास पेट्रोलियम फॉर्म होगा, अगर मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो नेचुरल गैस फॉर्म होगी। लेकिन ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूँ तो जो प्लांट्स में मिलते हैं ना उसके लिए इनमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्लांट में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, प्लांट्स, और उसके साथ साथ अगर हम शुमार कर लें एनिमल्स को भी इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एनिमल्स भी मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर शुमार कर लें इसमें माइक्रोब्स को भी, क्योंकि बहुत सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट माइक्रोब्स भी मिलते हैं। तो इन चीज़ों को ना मिला के हम इस्तेमाल करते हैं एक खास वर्ड इसके लिए, और वो होता है हमारे लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स से। ठीक है, और ये बनती जो है ना वो इनके नेचुरल प्रोसेसेस से, यानी हमें कोई काम नहीं करना होता इसके लिए। यानी अगर हम प्लांट, एनिमल और माइक्रोब का काम करने के लिए छोड़ देना तो अपने आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, हमें कोई इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इन प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी काम करना होता है। इन्हें अगर हमें समझे चुके ये प्रोडक्ट इनमें पाए जाते हैं ना, तो हमें इनसे इन प्रोडक्ट को निकालने के लिए, यूज़ के लिए, रिसर्च के लिए कुछ प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से फर्मेंटेशन भी है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए ना हम इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को ना प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई सालों तक ना इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है हमारे पास मेडिसिन के लिए। ठीक है, ढेर सारी मेडिसिन जो है ना वो हमारे पास बनती है प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स के कंपाउंड्स की वजह से। कॉस्मेटिक्स के लिए भी यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, और आपके पास इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए भी यूज़ होता है, खाने के लिए। ठीक है, खाने की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे दही, दूध से दही बनाने के लिए आपको माइक्रो की ज़रूरत पड़ती है, और दूध को खुद बनाने के लिए आपको एनिमल की ज़रूरत पड़ती है, और एनिमल दूध बनाता है वो प्लांट खाता है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना उनमें ये तीनों कोई ना कोई चक्कर शुमार है। ब्रेड के लिए आपको माइक्रोव चाहिए होते हैं। ठीक है, यीस्ट चाहिए होता है आपको। कोई भी चीज़ आप बनाए, कोई भी चीज़ आप खाएं ना, उसके लिए आपको इनमें से किसी न किसी एक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स की बात कर लेना तो उसमें आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कॉमन भी है, ग्लूकोज। ये आपको मिलता है प्लांट से। ठीक है, सेल्यूलोज, ये मेन कॉम्पोजिशन होती है प्लांट सेल की। ठीक है, आपको मिलता है इंसुलिन,
जो आपको पता होगा शुगर लेवल कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है आपको। ठीक है, आपको कैफीन मिलता है। ठीक है, और ये ना बस कुछ चंद प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इनकी वजह से मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास कई हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, कई करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास मिलते हैं इनकी वजह से। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको बनाने के लिए ना हमें कुछ प्रोसेस यूज़ करने होते हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट को तो नहीं, लेकिन अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने हैं ना, है ना, तो उसके लिए हमें यूज़ करने होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास इन प्रोसेस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के बनाने के ना दो प्रोसेस होते हैं। ये कहना कि दो तरीके होते हैं आपके पास। ठीक है, एक होता है आपके पास पार्शियल सिंथेसिस। ठीक है, एक होता है आपके पास इसमें टोटल सिंथेसिस। ठीक है, पार्शियल सिंथेसिस में ये होता है कि आपके पास ना वो कंपाउंड बनते हैं जिसके लिए आपको शुरुआत करनी होती है सिंपल मॉलिक्यूल से। आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा मॉलिक्यूल है कोई। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बेसिक हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, आपके पास वाटर हो गया, ये कुछ हो गया। ठीक है, इन सिंपल चीज़ों से ना आप ना कई सारे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और उससे ना आपके पास बनता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और बनता है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी कंपाउंड को डायरेक्टली बनाना जो है ना वो पॉसिबल ना हो या मुश्किल बहुत हो। फॉर एग्जांपल आप ना इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, आप पार्शियल सिंथेसिस में ये नहीं कर सकते। ठीक है, पार्शियल सिंथेसिस में क्या करना है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं, आपको किसी केमिकल रिएक्शन से गुजर के पहुंचना होगा। और ये केमिकल रिएक्शन ना एक दो नहीं होते, ये कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उससे गुजर के आपके पास एक अच्छा कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब और टोटल सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। तो टोटल सिंथेसिस में और पार्शियल सिंथेसिस में मेन प्रोसेस सेम ही होता है कि आपके पास सिंपल कंपाउंड है। ठीक है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है, उसको आप चेंजिंग करके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डिफरेंस क्या है, पार्शियल में ना आप इसी मॉलिक्यूल को ना मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, यानी इसी में ना चीज़ें ऐड करके ये बनाते हैं सिंपल। ठीक है, आपके पास लेकिन टोटल में क्या होता है, टोटल में ना इस मॉलिक्यूल को ना आप ना एक डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ना आप ना एक डिफरेंट रास्ता यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें ना आप ना जो क्या कहते हैं, उसमें ना आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ना रीअरेंज करते हैं। ठीक है, यानी आपके पास इसमें क्या है, आपके पास एक चीज़ पहले से मौजूद है, उसमें आपने और चीज़ें ऐड कर दी। ठीक है, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, ये पार्शियल सिंथेसिस है। ठीक है, लेकिन टोटल सिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास वो चीज़ें मौजूद है। ठीक है, आपने ना उनको तोड़ा। ठीक है, और उनके ना कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को सिलेक्ट किया और फिर वो पार्ट्स लगाए आपने, तो आपके पास ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। ये है आपके पास टोटल सिंथेसिस। दोनों में केमिकल रिएक्शन होते हैं, दोनों में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, दोनों में स्टार्टिंग सिंपल से की जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पार्शियल में आप उसी को मॉडिफाई करते हैं और टोटल में ना आप स्पेसिफिक डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट सिलेक्ट करते हैं, उसको ना जोड़ के
फिर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास नेचुरल प्रोसेस से बन सकती हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ मशीन वगैरह को इन्वॉल्व कर देना, है ना, कोई कह लें कि कोई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लेना, तो फिर उससे आपके पास एक चीज़ आती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपके पास ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस्तेमाल होती है बायोलॉजिकल कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, और इन चीज़ों को ना हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या कह लें उनकी डिफरेंट कंपाउंड जैसे उनके एंजाइम्स, उनके डीएनए वगैरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम। हमने बात कर ली है ना कि सोर्सेस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास, है ना। अब इन सोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोल जो है ना हमारे पास, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालने के प्रोसेस बहुत ही एक्सटेंसिव है। ठीक है, इस प्रोसेस की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी यहाँ बस करते हैं और इम्पोर्टेंट बात मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। चैप्टर 2 जो हमने ख़त्म कर लिया था ना, उसका हमारे पास इंशाल्लाह टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए तैयारी कर लिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट टेस्ट से बेहतर परफॉर्म करेंगे। लास्ट टेस्ट में जो हमारा एवरेज स्कोर आया था, जब मिडनाइट तक जब मैं रिस्पॉन्सेस लिए थे ना, तो एवरेज स्कोर हमारे पास कुछ 6 तक आया था 10 में से। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टेस्ट में आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तैयारी अपनी अच्छी रखिए। ठीक है, कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।